तो देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया यूनिट। और ये यूनिट है हमारा क्या, थर्मोकेमिस्ट्री, ऊष्मा रसायन। ओके। तो देखो बच्चों, इस यूनिट में हम जो ऊर्जा होती है उसके विभिन्न प्रकार और ऊर्जा के अंतर रूपांतरण, मीन्स एक ऊर्जा का दूसरे ऊर्जा में किस तरह से परिवर्तन होता है, इसी का अध्ययन करेंगे। ठीक है। इस यूनिट को हमें अच्छी तरह से समझना है, तो पहले इस यूनिट से जुड़ी हुई जो टर्मिनोलॉजी है उनको हम पहले डिफाइन करेंगे, उनको समझेंगे। फिर हम आगे इस यूनिट की जो भी लॉज हैं, मतलब नियम हैं, जो भी डेरिवेशंस हैं, उन सब का आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम इसी को डिफाइन कर लें, जो इसकी टर्मिनोलॉजी है। तो सबसे पहले आता है इसमें क्या, ऊष्मागतिक तंत्र एवं वातावरण, थर्मोडायनामिक सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो देखो, ये जो ऊष्मागतिक तंत्र या तंत्र, वातावरण, ये शब्द बार बार आएगा। ओके। तो पहले हम इसे डिफाइन करें तो देखो, ऊष्मागतिक तंत्र मीन्स ब्रह्मांड का कोई भी भाग, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, जो ऊष्मागतिक अध्ययन में प्रयुक्त होता है उसे बोला गया है ऊष्मागतिक तंत्र। समझ गए ना, कि कोई भी पदार्थ, ब्रह्मांड का कोई भी भाग, मतलब द्रव्य का कोई भी रूप, जिसको हम किसके लिए चुनाव करें, ऊष्मागतिक अध्ययन में प्रयुक्त करते हैं, तो वो तो बन जाएगा ऊष्मागतिक तंत्र। और तंत्र के अतिरिक्त अब उसके चारों तरफ का जो भी भाग बचा, ब्रह्मांड का शेष भाग, वो उसका क्या कहलाएगा बच्चों, वातावरण, परिवेश। ठीक है, सराउंडिंग जिसको बोलते, मतलब सिस्टम के चारों तरफ जो भी बचा पार्ट, वो है उसका क्या, वातावरण। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो ब्रह्मांड है कुल मिला के दो पार्ट से बना है, दो भागों से, एक तो तंत्र है और एक क्या है, वातावरण। यहाँ पर हम वातावरण तंत्र से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भाग को ही हम वातावरण कहेंगे। ठीक है, कि यहाँ जो हम वातावरण शब्द यूज करेंगे वो तंत्र से कोई भी भाग जो प्रत्यक्ष जुड़ा है या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है, उसे ही हम यहाँ वातावरण कहेंगे। पूरे ब्रह्मांड को हम अध्ययन में नहीं लेंगे। ओके। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई ना, कि कोई भी अंश जिसका हम ऊष्मागतिक अध्ययन में प्रयोग करेंगे, ऐसे ब्रह्मांड भाग को तंत्र बोलेंगे। तंत्र को छोड़ दें तो बाकी जो पार्ट बचा उसके चारों तरफ जो उसके डायरेक्ट टच में है, वो उसका क्या कहलाएगा, वातावरण या परिवेश। फिर एक टर्म और आएगा, सीमक समतल, बाउंड्री। तो देखो, बाउंड्री मतलब तंत्र एवं वातावरण को पृथक करने वाला भाग, मतलब जहां पर तंत्र और वातावरण एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो दोनों के बीच का वो तल जो तंत्र और वातावरण को पृथक करता है, वही है सीमक समतल या सीमक तल। यह तल वास्तविक या काल्पनिक हो सकता है, मतलब जो है बिल्कुल डायरेक्ट दिखेगा आपको, वास्तविक, रियल, या एक काल्पनिक जो सोच सकते हैं कि यहाँ से दूसरा तल प्रारंभ हो रहा है, तो इस तरह से वो वास्तविक या काल्पनिक होगा। यह तल तंत्र एवं वातावरण के मध्य द्रव्य, ऊर्जा, कार्य आदि के अभिगमन को नियंत्रित करता है। ध्यान रखें, तंत्र और वातावरण के बीच किसी भी प्रकार का द्रव्य का, ऊर्जा का, कार्य का अगर आदान प्रदान होता है, तो वो तंत्र की बाउंड्री के थ्रू होगा, सीमक तल के थ्रू होगा। हम यहाँ पर इसको सीमक तल बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से सीमक तल के थ्रू होगा। आप समझिए ना, कि तंत्र और वातावरण अगर किसी भी प्रकार का द्रव्य का, ऊर्जा का कोई भी आदान प्रदान करेंगे, तो वो इसी बाउंड्री के थ्रू होगा। तो इस तरह से मैं अगर ये कहूं कि ऐसे डायग्राम से समझाऊं, ये है मान लो एक तंत्र, जिसका, और इसके चारों तरफ हम छोटा सा वातावरण ले लें, पूरा ब्रह्मांड ना लेके, तो ये हो गया वातावरण। ठीक है, इसका परिवेश। और ये क्या है, तंत्र। और जहां ये दोनों आपस में दिख रहे हैं मिलते हुए, देखो एक प्रत्यक्ष दिखेगा और एक अप्रत्यक्ष नहीं भी दिखेगा। तो जब वो प्रत्यक्ष दिख रहा है तो वही सीमक तल है, जो कि वास्तविक दिखेगा।
या फिर हम सोच सकते हैं कि एक ठोस है तो उसके चारों तरफ गैस फैली हुई है, तो वो एक काल्पनिक तल होगा जहां दोनों मिल रहे हैं। तो इस तरह से ये है सीमक तल। यहीं के थ्रू यहाँ से ऊर्जा आ सकती है तंत्र के अंदर, या तंत्र से ऊर्जा वातावरण में जा सकती है। ठीक इसी तरह से ऊष्मा का आदान प्रदान है, कार्य का आदान प्रदान है, वो तंत्र अपने सीमक तल के थ्रू करता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं तंत्र के प्रकार। तो देखो, वातावरण और जो तंत्र है, मतलब ऊर्जा एवं द्रव्य के आदान प्रदान के आधार पर, मतलब ये है ऊर्जा एवं द्रव्य का, ऐसे कहें बल्कि हम का वातावरण एवं तंत्र के मध्य, यहाँ का ये लाइन आएगी, के मध्य आदान प्रदान के आधार पर तंत्र के निम्न प्रकार है। मतलब यहाँ जो तंत्र का विभाजन किया गया है वो इस आधार पर कि तंत्र अपने वातावरण के साथ ऊर्जा एवं द्रव्य का आदान प्रदान कर पा रहा है या नहीं। तो इस आधार पर तंत्र के 3 प्रकार होते हैं। पहला है खुला तंत्र, दूसरा है बंद तंत्र, और तीसरा होगा विलगित तंत्र। तो देखो, खुला तंत्र ओपन सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा तंत्र जो अपने वातावरण के साथ खुला होगा। मीन्स तंत्र और वातावरण प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के सीधे संपर्क में होंगे और उनके बीच ऊर्जा या ऊष्मा, कार्य, ठीक है, द्रव्य, इन सब का आदान प्रदान हो सकता है। मतलब तंत्र व वातावरण के मध्य द्रव्य एवं ऊर्जा, ऊर्जा चाहे वो ऊष्मा के रूप में हो या कार्य के रूप में, का आदान प्रदान हो सकता है। तो उसे हम बोलते हैं खुला तंत्र। जैसे खुले बीकर में रखा जल, नदी, तालाब, खुले वातावरण की प्रत्येक वस्तु, हमारी बॉडी खुद ही एक खुले तंत्र की तरह होगी। समझ गए ना? तो ऐसा कोई भी तंत्र, ऊष्मागतिक तंत्र, जो अपने वातावरण के साथ द्रव्य का भी और ऊर्जा का भी आदान प्रदान कर सकता है। तो हर एक वातावरण में खुली हुई वस्तु जो है खुले तंत्र की तरह होगी। बंद तंत्र, ऐसा तंत्र जो अपने वातावरण के साथ संपर्क में तो है, लेकिन वो केवल ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकता है, द्रव्य का नहीं। वह तंत्र जो वातावरण के साथ केवल ऊर्जा, मतलब ऊष्मा या कार्य का आदान प्रदान कर सकता है, वो है बंद तंत्र। जैसे बंद धातु फ्लास्क में रखा जल, या हम कोई भी पदार्थ को, द्रव्य को चारों तरफ से ढक के बंद करके रख दें, वो केवल अपनी ऊर्जा को आदान प्रदान कर सकता है, लेकिन उसके अंदर जो मैटर है वो वातावरण के साथ कोई एक्सचेंज ना हो, तो वो है क्या? बंद तंत्र। बंद धातु फ्लास्क में रखा जल। ठीक है, इसमें आएगा विलगित तंत्र, जो अपने वातावरण के साथ ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है, ना किसी प्रकार का द्रव्य का आदान प्रदान कर सकता है। मीन्स ऊर्जा के किसी भी रूप का और किसी भी प्रकार के द्रव्य का आदान प्रदान नहीं कर सकता। तो वो है विलगित तंत्र। जैसे थर्मस में, बंद थर्मस में रखा जल, चाय, कॉफी, ये सब क्या है? एक आइसो या आइसोलेटेड सिस्टम। देखो, इस तरह से समझें कि ये है एक तंत्र, ये इसके चार तरफ का वातावरण है, ये उसका सीमक तल है। तो यहाँ खुला रखा है, तो यहाँ से द्रव्य अपने वातावरण में आ जा सकता है, ऊर्जा आ जा सकती है। तो ये एक प्रकार का ओपन सिस्टम हो गया। हम इसे अच्छी तरह से बंद कर दें, ढक दें इस तरह से, तो द्रव्य ना निकल सके बाहर, किसी प्रकार की वेपर, किसी प्रकार की वाष्प, इस तरह से कोई भी कण बाहर ना निकले। तो वो क्या है? एक बंद तंत्र। केवल धातु सतह है तो ये ऊष्मा की चालक है, तो ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है। और ये है एक विलगित तंत्र, जिसको अच्छी तरह से इस तरह रखा गया है कि उसका वातावरण से प्रत्यक्ष कोई संबंध ना हो। वातावरण और तंत्र के बीच में एक वैक्यूम हो, रिक्तिका हो, खाली जगह हो, कुछ भी ना हो, निर्वात हो। तो ऐसे में जो तंत्र है अपने वातावरण से ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान करेगा और ना ही द्रव्य का। तो ये है विलगित तंत्र। समझ गए ना? तो इस तरह से विलगित तंत्र की जितनी संपूर्ण ऊर्जा है वो स्थिर रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये 3 प्रकार के आपको मैंने तंत्र परिभाषित किए। ओके, फिर होता है ऊष्मागतिक बृहद तंत्र। ठीक है, और उसके ऊष्मागतिक गुण के बारे में। एवं यहाँ पर एक और है
एवं बृहद या ऊष्मागतिक गुण। डेफिनेशन और लेंगे इसी के साथ, ऊष्मागतिक गुण। तो देखो, ऐसा तंत्र जो कि स्थूल होता है, हैवी होता है, बड़ा होता है, अर्थात बृहद संख्या में कणों से बना होता है, स्थूल तंत्र कहलाता है। समझ गए मतलब कि ऐसा तंत्र जो एक से ज्यादा कणों से बना हो, जैसे ठोस है, द्रव है या गैस है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो स्थूल तंत्र है। तो ऐसे तंत्र में बहुत सारे कण होते हैं, तो ऐसे तंत्र को बोला गया है बृहद तंत्र। तथा इसके ऐसे गुण जो तंत्र के स्थूल गुण से संबंधित हो, स्थूल से मतलब ऐसे गुण तंत्र के जो उसकी स्थूल मात्रा, द्रव्यमान जो है उसके अंदर जो स्थूल भाग है उससे संबंधित है। मींस एक कण से संबंधित ना होकर संपूर्ण कणों से संबंधित होते हैं, उसे तंत्र के स्थूल गुण या ऊष्मागतिक गुण कहते हैं। मतलब स्थूल तंत्र के जो भी ऊष्मागतिक गुण है वो है ऊष्मागतिक गुण या स्थूल गुण। बात समझ गए ना? मतलब कोई द्रव्य रखा है या कोई ठोस रखा है, तो ऐसे गुण जो उसके एक कण से भर संबंधित ना होकर उसमें जितने कण हैं उन सारे कणों के गुणों से संबंधित हो, तो वो है क्या? ऊष्मागतिक गुण। जैसे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान किसी एक कण का नहीं होगा, बल्कि द्रव्यमान अगर हम मैटर का द्रव्यमान निकालेंगे तो उनके समस्त कणों के द्रव्यमान के योग से आएगा। आयतन समस्त कणों के आयतन से निकलेगा। उसके अंदर दाब समस्त कणों के बल के कारण, ताप है, घनत्व है, गलनांक है, क्वथनांक है। तो ये सारे गुण तंत्र के स्थूल से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब इसके प्रकार है, तो एक होता है मात्रात्मक या विस्तरीर्ण गुण, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और एक होंगी इंटेंसिव। तो देखो, मात्रात्मक या विस्तृण नाम से पता चल रहा है कि तंत्र में जो द्रव्य की मात्रा है, परिमाण है, मात्रा, ठीक है, तंत्र के ऐसे गुणधर्म जो तंत्र के परिमाण या मात्रा पे निर्भर करते हैं, किंतु प्रकृति पे निर्भर नहीं करते, और तंत्र में विभाजन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। इनकी पहचान है कि अगर हम तंत्र के टुकड़े कर दें तो हर टुकड़े का गुण उसके बृहद कण से अलग आएगा। तो ऐसे गुण है मात्रात्मक या विस्तरीर्ण गुण। जैसे द्रव्यमान, एक बड़ा पिंड है 1 किलोग्राम का, आप उसके 2 टुकड़े कर दो, हर टुकड़े का द्रव्यमान अब आधा आधा किलोग्राम हो जाएगा। तो द्रव्यमान है, आयतन है, क्षेत्रफल है, ऊर्जाएं, ऊर्जाओं में जैसे कि आप पढ़ोगे, है ना, ये है एच है, जी है, एस है, इसके अलावा ई है ना। तो ये सब क्या है? ऊर्जाएं हैं। ऊष्माधारिता मतलब तंत्र द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा, ऊष्मा की मात्रा, मूलों की संख्या, ये सब क्या है बच्चों? मात्रात्मक गुणधर्म। मीन्स तंत्र में अगर हम विभाजन कर दें, मीन्स तंत्र छोटा होगा तो ये गुण अलग होंगे, बड़ा होगा तो अलग होंगे। मतलब तंत्र के स्वरूप या उसके द्रव्यमान, उसकी मात्रा पर निर्भर करें, वो है मात्रात्मक गुणधर्म। अच्छी तरह से याद रखना है। फिर है गहन गुणधर्म या विशिष्ट गुणधर्म। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तंत्र के ऐसे गुणधर्म जो तंत्र की मात्रा से स्वतंत्र है। मतलब तंत्र की मात्रा घटाएं या बढ़ाएं, इन गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, किंतु प्रकृति पर निर्भर करते हैं, उनके अंदर अंतराण्विक बलों पर निर्भर करते हैं, एवं तंत्र में विभाजन से इनके मान नहीं बदलते। ये सबसे बड़ी पहचान कि तंत्र के जो गुण है, ऐसे गुण जो तंत्र में विभाजन से ना बदले, मीन्स तंत्र के कणों को जोड़ा जाए तो उनकी जोड़ से मन के मान नहीं निकलते, तो उनको बोलते हैं गहन गुणधर्म। जबकि मात्रात्मक गुणधर्म तंत्र के समस्त कणों के गुणों का या उनके गुणों को जोड़ के निकाला जा सकता है। तो ये है गहन गुणधर्म और विशिष्ट गुणधर्म। गहन गुणधर्म में देखोगे जैसे गलनांक है, क्वथनांक है। तो गलनांक, चाहे हम 1 लीटर पानी ले लें, चाहे 1 ml ले लें, चाहे 1000 लीटर ले लें, गलनांक 100 डिग्री ही रहेगा। क्वथनांक है, ताप है, तंत्र, अगर हम एक कोई रॉड है, एक सेम टेम्परेचर पे आप उसके 10 टुकड़े भी कर दोगे तो हर टुकड़े का तापमान वही निकलेगा। दाब है गैस का, घनत्व है, श्यानता है, पृष्ठ तनाव है, मूलर ऊष्मा है। मूलर ऊष्मा मतलब जैसे कि मूलर एंथैल्पी, मूलर आंतरिक ऊर्जा हो गई, मूलर एंट्रोपी हो गई। तो इस तरह से मोल लग गया हो पर मोल की। वाष्पन एंथैल्पी, गलन एंथैल्पी, दहन एंथैल्पी, उदासीनीकरण एंथैल्पी, ये सब क्या है? गहन गुणधर्म है। आपको और अच्छे से याद रखना है तो किसी मात्रात्मक गुण को
प्रति इकाई मात्रा के सापेक्ष व्यक्त किया जाए तो वह गहन गुणधर्म हो जाता है। जैसे घनत्व है, तो घनत्व लिख रहे हैं द्रव्यमान मात्रात्मक है और आयतन भी मात्रात्मक। तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन घनत्व है, तो घनत्व गहन गुणधर्म। ये क्या है? गहन गुणधर्म। ये भी एक क्या है? दाब, गहन गुणधर्म। क्यों है? देखो, घनत्व मतलब द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, तो प्रति इकाई आ गया, इसलिए प्रति इकाई मात्रा के सापेक्ष अगर कोई गुणधर्म व्यक्त कर दिया गया तो वो मात्रात्मक बदल जाएगा। दाब, बल प्रति इकाई क्षेत्रफल, तो बल भी मात्रात्मक है, क्षेत्रफल भी मात्रात्मक है, लेकिन दाब गहन गुणधर्म। समझ गए ना? जैसे एंट्रोपी और मोलर एंट्रोपी है ना, उदासीनीकरण ऊष्मा और उदासीनीकरण एंथैल्पी, दहन एंथैल्पी और दहन ऊष्मा। तो अगर एंथैल्पी लग गया है या किसी में मोल लग गया है, पर ग्राम लग गया है, तो वो ध्यान रखें मात्रात्मक से किस में बदल जाएगा? गहन गुणधर्म। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लास्ट में हम आ जाते हैं अवस्था फलन। तो देखो, अवस्था यहाँ पर ये स्टेट फिजिकल स्टेट शो नहीं करती। अवस्था का मतलब है यहाँ कंडीशन, किसी तंत्र की कंडीशन क्या है, परिस्थिति क्या है, वो उसकी अवस्था है। तो तंत्र के ऐसे गुणधर्म जो तंत्र की अवस्था मतलब कंडीशन पे निर्भर करते हैं, मतलब तंत्र की अगर अवस्था बदल दी जाए, ठीक है, तो वो गुण ही बदल जाए, तो ऐसे गुणधर्म को बोला गया है अवस्था फलन। या हम ये कहें कि इन ऊष्मा गतिक गुणों के मान बदल देने से तंत्र की अवस्था ही बदल जाएगी, कंडीशन। जैसे मान लो तंत्र का तापमान T1 है 25 डिग्री, आप उसको 50 डिग्री कर दें उसका तापमान बढ़ा के, तो अब एक नई अवस्था आ जाएगी। तो ऐसे गुणधर्म जो तंत्र की अवस्था पर निर्भर करते हैं, उसकी कंडीशन पर, अर्थात इन गुणों के मान में परिवर्तन से तंत्र की अवस्था बदल जाती है। या फिर हम ये कहें कि अगर इनके परिवर्तन निकालने हैं तो तंत्र की केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था की आवश्यकता है, तो ऐसे गुणधर्म कहलाते हैं अवस्था फलन। ये अवस्था परिवर्तन के लिए जो प्रक्रम यूज किया जा रहा है उस पर निर्भर नहीं करते, कि हम जैसे मान लो कार्य है और एक है आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। तो अगर हमें किसी की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है तो प्रारंभिक स्थिति में कहां था वो और अंतिम स्थिति में कहां है, तो इन दोनों का ऊर्जा अंतर निकाल लोगे तो पता चल जाएगा आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। लेकिन कार्य निकालना है तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक पहुंचने में आपने क्या प्रक्रम यूज किया उस पर निर्भर करेगा। जैसे बिल्डिंग की हाइट है, तो हाइट निकालना है तो केवल बॉटम और टॉप की जरूरत है, बीच में वो बिल्डिंग खाली है, भरी है, किस तरह से, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हाइट एक क्या है? अवस्था फलन। ठीक है, ऊंचाई जो है। लेकिन बिल्डिंग में चढ़ना कार्य है और वो अवस्था फलन नहीं है, बल्कि वो एक क्या है? पथ फलन। तो इस तरह से अवस्था फलन में आते हैं ताप, दाब, आयतन, एंथैल्पी, मुक्त ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी। इनमें से कोई भी तंत्र की कोई भी गुण को बदल दिया जाए तो तंत्र की कंडीशन ही बदल जाएगी। तंत्र का ताप बदल दोगे, नई अवस्था आ जाएगी, दाब बदल दोगे, नई अवस्था आ जाएगी, आयतन बदल दो, नई अवस्था आ जाएगी, एंथैल्पी है, मुक्त ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी, कुछ भी परिवर्तित कर दो, तंत्र अपनी अवस्था से नई अवस्था में प्रवेश कर जाएगा। और अवस्था फलन में परिवर्तन निकालना है तो केवल हमें अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्थाओं की जो है अवस्था फलन के मान चाहिए होंगे, हमें बीच के मान से कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए डेल्टा एच अगर निकालें तो H2 माइनस एच बन लेंगे, डेल्टा ई E2 माइनस C1। तो X1 जो मैंने यहाँ लिखा है वो अवस्था फलन का प्रारंभिक मान और X2 है अवस्था फलन का अंतिम मान। इस तरह इन गुणों के मान में परिवर्तन से तंत्र की अवस्था बदल जाती है, ये मैंने पहले बता दी। तो ये है अवस्था फलन। फिर आते हैं पथ फलन। ऐसे ऊष्मागतिक गुण जो तंत्र की अवस्था पे निर्भर न होकर अवस्था बदलने के लिए प्रयुक्त प्रक्रम पे निर्भर करते हैं। समझ गए ना? मतलब ऐसे ऊष्मागतिक गुण जो तंत्र की अवस्था पे निर्भर नहीं करते, बल्कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था प्राप्त करने के लिए, ठीक है, जो प्रक्रम प्रयुक्त किया गया है उस पर निर्भर करते हैं। और ये है कार्य और ऊष्मा। जैसे आप बिल्डिंग में चढ़ रहे हैं तो किस मेथड से चढ़ रहे हैं उसी अनुसार आपको कार्य मिलेगा। ऊष्मा धारिता में जब जाओगे तो उसमें आएगा स्थिर आयतन पर ऊष्मा दी जाए तो अलग मात्रा आएगी, स्थिर दाब पर दी जाए तो अलग मात्रा आएगी। तो ऊष्मा धारिता भी इसी को बोलते हैं, ऊष्मा की मात्रा मतलब ऊष्मा धारिता। और एक है अवस्था परिवर्ती। ऐसे ऊष्मा गतिक गुणधर्म जो तंत्र की अवस्था को परिभाषित करने के लिए आवश्यक होते हैं।
देखो, जितने आपने ऊष्मागतिक गुण पढ़े हैं वो सब जरूरी नहीं है कि किसी तंत्र की अवस्था को परिभाषित करने के लिए जरूरी है। ऐसे गुणधर्म जिसके आधार पर हम तंत्र की अवस्था को अच्छी तरह से परिभाषित कर सकते हैं उनको बोला गया है अवस्था परिवर्ती। इन गुणों के मान के आधार पर तंत्र की अवस्था निर्धारित की जा सकती है और ये चार होते हैं: ताप, दाब, आयतन और मात्रा, पदार्थ की मात्रा, मोल या द्रव्यमान। इन गुणों का परस्पर संबंध एक समीकरण से व्यक्त करते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, मतलब इसको बोलते हैं अवस्था समीकरण। ठीक है, तो इस तरह से हम इस अवस्था समीकरण से तंत्र की अवस्था को पूर्ण तरह परिभाषित कर सकते हैं। इस तरह किसी एक परिवर्ती का मान निर्धारित करने पर अन्य के मान स्वयं ही निर्धारित हो जाएंगे। तापमान फिक्स कर दिया जाए, सोचो, तो तंत्र का दाब और आयतन अपने आप फिक्स हो जाएगा। तंत्र की मात्रा निर्धारित कर दी जाए तो तंत्र का दाब, आयतन सब और ताप सब कुछ निर्धारित हो सकते हैं। तो इस तरह से ये है अवस्था परिवर्ती। बाकी ऊष्मा, कार्य, कार्य के प्रकार, विभिन्न प्रकार के प्रक्रम हम अगले टर्म में लेंगे। तो अभी इतने ही टर्मिनोलॉजी समझे। ओके।